हेलो एवरीवन। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने गज़ल जो शायर कवि दुष्यंत कुमार जी के द्वारा लिखी गई है के अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। गज़ल के पहले दो शेर पेज नंबर 166 पर कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए से लेकर चलो यहाँ से चलें और उम्र भर के लिए में विशेष क्या क्या है। कवि ने आज़ाद भारत के कटु सत्य का वर्णन किया है। नेताओं के झूठे आश्वासन और संस्थाओं द्वारा आम आदमी के शोषण के उदाहरण हमें आए दिन देखने को मिलते हैं, जिनका वर्णन प्रस्तुत गज़ल में किया गया है। चिराग, मयस्सर, दरख्त और साया आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग करने से गज़ल के भावार्थ में विशेषता आई है। गहनता भी कह सकते हैं, गंभीरता भी कह सकते हैं। खड़ी बोली की प्रभावी अभिव्यक्ति हुई है। चिराग और दरख्त आशा तथा सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। अंतिम पंक्ति में निराशा और पलायनवाद की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। लक्षणा शब्द शक्ति का निर्वाह है। साये में धूप लगती है, पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। इन दो शेर पर आधारित गज़ल के इन दो शेरों पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हैं। आज की स्थिति के विषय में कवि क्या स्पष्ट करना चाहते हैं। आज की स्थिति बेहद निराशाजनक है। प्रत्येक घर की बात तो छोड़िए, पूरे शहर में कहीं भी जन सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। लोगों का जीवन यापन करना, निर्वहन करना मुश्किल हो रहा है। दूसरा प्रश्न है, कवि के पलायनवादी बनने का कारण स्पष्ट कीजिए। कवि कहते हैं कि प्रशासन की अनेक समस्याएं लोगों का कल्याण करने के लिए बनाई जाती हैं, परंतु इस गज़ल के आधार पर वो कल्याण करने के बजाय उल्टा उनका शोषण करने वाली सिद्ध हो रही है। चारों तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इसी कारण वे इस भ्रष्ट तंत्र से दूर चले जाना चाहते हैं, जैसा इसमें पंक्ति में बताया गया है। तीसरा प्रश्न है, कवि ने किस व्यवस्था पर कटाक्ष किया है, इसका जन सामान्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। कवि ने नेताओं की झूठी घोषणाओं तथा भ्रष्ट शासन पर बहुत ही करारा व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है। झूठी घोषणाओं तथा भ्रष्टाचार के कारण आम आदमी में घोर निराशा फैली हुई है। वो उस निराशा से निकल ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट दो शेर हैं, न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे से लेकर कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए में विशेष कवि ने भारतीयों में विरोध भावना का न होना तथा खुदा या परमात्मा को कल्पना रूप में माना है। पाँव से पेट ढकना एक नया विचार प्रस्तुत किया है। उर्दू मिश्रित खड़ी बोली का सुंदर प्रयोग किया गया है। सफर जीवन यात्रा का पर्याय है और इन दो शेरों में संगीतात्मकता विद्यमान है। पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न हैं। पहले शेर के अनुसार सरकार किससे खुश रहती है और क्यों। सरकार ऐसे लोगों से खुश रहती है जो उनके कार्यों का विरोध नहीं करते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही सरकार निरंकुश होकर मनमाने फैसले लेती रहती है, जिससे उसकी भलाई तथा
जनता का शोषण निश्चित रूप से होता रहता है। दूसरा प्रश्न है, खुदा के बारे में कवि क्या व्यंग करते हैं? इसका आम आदमी के जीवन पर क्या प्रभाव होता है? खुदा के बारे में कवि व्यंग करते हुए कहते हैं कि खुदा का कोई अस्तित्व नहीं है, यह मात्र कल्पना है। आम आदमी ईश्वर के विषय में लुभावनी कल्पनाएं करता है कि खुदा का अस्तित्व नहीं है, बल्कि इस कल्पना मात्र के सहारे ही ये वह जानता है कि खुदा या परमात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है, परंतु फिर भी मन में ऐसे विचार रहते हैं, ऐसी कल्पना रहती है कि कोई ना कोई ऐसी शक्ति तो है जो इस दुनिया को चला रही है, और उस ख्वाब या उस विचार के सहारे ही आम आदमी का जीवन कट जाता है। तीसरा प्रश्न है, भारतीयों का भगवान के साथ कैसा संबंध होता है? भारतीय लोग ईश्वर के अस्तित्व में पूर्णतः विश्वास नहीं रखते, परंतु इसके बहाने उन्हें सुंदर दृश्य देखने को अवश्य मिल जाते हैं। इनकी कल्पना करके वे अपना जीवन जी लेते हैं, या यूं कहें कि पूरा जीवन पार कर जाते हैं। नेक्स्ट 3 शेर हैं अंतिम। वे मुतमईन हैं कि पत्थर पिघल नहीं सकता, से लेकर मरे तो गैर की गलियों में गुलमोहर के लिए। विशेष, कवि सामाजिक क्रांति के लिए बेचैन है, साथ ही वह मानवीय मूल्यों का संस्थापक और रक्षक भी है, तभी तो आवाज उठा रहा है अपनी लेखनी के माध्यम से। पत्थर पिघल नहीं सकता से स्वेच्छाचारी शासकों की ताकत का अनुमान लगाया जा सकता है, या पता चलता है, परिचय मिलता है। पत्थर पिघलना में अनुप्रास अलंकार है। गुलमोहर का प्रतीकात्मक अर्थ है। उर्दू शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। मैं और तू की शैली प्रभावी बन पड़ी है। पर आधारित अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, वे कौन हैं तथा उनकी सोच क्या है? वे आम व्यक्ति हैं और उनकी सोच है कि भ्रष्ट शासकों के कारण समस्याएं कभी समाप्त नहीं हो सकती, सदैव ही इन समस्याओं से हमें जूझते रहना होगा। दूसरा प्रश्न है, शासक किस कोशिश में रहते हैं? शासक हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि उनके विरुद्ध कोई भी व्यक्ति विद्रोह की आवाज न उठाए, और यदि कोई उठाता है तो उसको वहीं के वहीं दमन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, शायर की हसरत क्या है? हसरत यानी इच्छा। शायर की हसरत है कि वह बगीचे में सदैव गुलमोहर के नीचे रहे, क्योंकि छायादार सुख प्रदान करने वाला वृक्ष होता है, तथा मरते समय गुलमोहर के लिए दूसरों की गलियों में मरे, अर्थात वह मानवीय मूल्यों को अपनाए रखे तथा उनकी रक्षा के लिए ही वह अपना बलिदान दे। इसके बाद आते हैं काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न और उत्तर। गजल के पहले 2 शेर, कहा तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, से लेकर चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए। इस पर आधारित 2 ही प्रश्न दिए गए हैं। भाव सौंदर्य स्पष्ट कीजिए और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। भाव सौंदर्य में हमें इन दोनों शेर का भावार्थ स्पष्ट करना है और शिल्प सौंदर्य में भाषागत विशेषताएं स्पष्ट करनी है। तो पहले का उत्तर, कवि ने राजनेताओं की झूठी घोषणाओं तथा सरकारी संस्थाओं के भ्रष्ट तंत्र पर करारा व्यंग किया है।
वे आजादी के बाद भारत में आम व्यक्ति की निराशा को अपनी लेखनी के माध्यम से व्यक्त करना चाहते हैं या व्यक्त करते हैं। दूसरा प्रश्न है, शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए, यह स्पष्ट कीजिए। प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया है। चिराग व दरख्त क्रमशः आशा और सुव्यवस्था के प्रतीक हैं। भाषा में प्रवाह है, शांत रस है। चिराग, मयस्सर, दरख्त, साया, उम्र आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है और खड़ी बोली में ये गजल लिखी गई है। साए में धूप में विरोधाभास अलंकार है। गजल में संगीतात्मकता विद्यमान है। नेक्स्ट शेर है, न हो कमीज तो पांव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब हैं इस सफर के लिए, पर आधारित प्रश्न है, गजल क्या है। और दूसरा प्रश्न वही है, शिल्प सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो पहले प्रश्न को पहले ले लेते हैं। गजल वह विधा है जिसमें सभी शेर अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं। अस्तित्व यानी पहचान रखते हैं। इसका शीर्षक नहीं होता। हर शेर अपने आप में पूर्ण होता है। शिल्प सौंदर्य, शोषित वर्ग की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। मुनासिब, सफर आदि उर्दू शब्दों का प्रयोग किया गया है। सफर जीवन यात्रा का प्रतीक है। पांव से पेट ढकना की कल्पना अनोखी तथा नई है। खड़ी बोली में सजीव अभिव्यक्ति हुई है। गजल में संगीतात्मकता है। अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको पहले करवा चुकी हूं और छात्रों, आज के अंक में हम यहीं तक लेंगे, शेष अगले अंक में। धन्यवाद।